So once again, good evening everyone. Basic accounting terms. मैं यहाँ से बात करूं तो अकाउंटिंग में, पूरी अकाउंटिंग में आपको ये टर्मिनोलॉजीज काम में आएंगी और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स, एटलीस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये चैप्टर अगर किसी को नहीं आता अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में, तो वो किसी भी एग्जाम में पास नहीं हो सकता। तो ये एक बेसिक सा चैप्टर है जो कि पूरी अकाउंटिंग की दुनिया में आपको काम में आएगा, ठीक है, और एग्जाम के लिए तो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बिजनेस शुरू करना है। मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप अकाउंट्स जब पढ़ें तो आप ऐसे समझें कि आप क्या हैं, बिजनेसमैन हैं। तो बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले कुछ पैसे चाहिए जो बिजनेस में लगाए जाएं। भाई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस ऐसे स्टार्ट तो हो नहीं सकता। एक शॉप चाहिए तो शॉप में गुड्स चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए। तो ऑनर जो होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर है मिस्टर इरशाद, मिस्टर इरशाद, ठीक है, ये एक बिजनेस रन करना चाहते हैं, बोले बिजनेस करना है मुझे। तो इनको बिजनेस में कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए इन्होंने बोला कि सर मैं अपने शॉप पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। कितना इन्वेस्ट करूंगा? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। मैंने बोला वेरी गुड। इन्होंने बोला सर इसको क्या बोलेंगे? मैंने कहा इसको कैपिटल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। अकाउंटिंग की टर्म्स में इसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल बोला जाएगा। तो कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। अब सवाल यह है कि क्या कैपिटल सिर्फ कैश में होगी, या मान लीजिए इरशाद यहां पर 5 लाख रुपए कैश लगाते हैं और इनके घर में फर्नीचर था तो ये फर्नीचर भी ले आए, कितना? 2 लाख रुपए का। तो इनकी कैपिटल कितनी होगी? इनकी कैपिटल हो जाएगी 7 लाख की। कैपिटल में बी इन फॉर्म ऑफ कैश एज वेल एज इन फॉर्म ऑफ काइंड, यानी एसेट्स में भी हो सकती है। तो फर्नीचर, ये कैश लाए 5 लाख और फर्नीचर लाए कितना? 2 लाख। तो ये कैपिटल कितना हो गया? 7 लाख रुपए का, 7 लैक्स, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख एंड फर्नीचर 75,000। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? जल्दी से रिप्लाई करें। यहां पर राम की कैपिटल कितनी होगी? यहां पर राम की कैपिटल कितनी होगी? जल्दी से बताइए। यहां पर राम की कैपिटल मैं पूछ रहा हूं, 5.75 लाख। यस, 5,75,000। मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा था। ओके ग्रेट, ठीक है। तो एक चीज हमने, जो बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा उसको कैपिटल कहेंगे। एक अभी यहां पर किसी ने मुझे मैसेज किया है कि सर कोई सा नया सा टॉपिक ले लो। देखिए, हम अकाउंट्स में किसी भी चीज को बाईपास नहीं कर सकते। हो सकता है आपको टॉपिक आता हो, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, तो मुझे बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। अब दूसरा ड्राइंग, यहाँ हम इरशाद की बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ड्राइंग का मतलब पेंटिंग से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ड्राइंग का मतलब पेंटिंग से बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। आप ऐसे मत समझिएगा यहाँ पेंटिंग की बात कर रहे हैं। अब जैसे इरशाद ने बिजनेस में पैसे लगाए थे कितने? 7 लाख रुपए, ठीक है। तो इरशाद की गर्लफ्रेंड है, मान लेते हैं। इरशाद ऑफेंडेड मत होइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अब इरशाद की गर्लफ्रेंड ने बोला कि मुझे एक रिंग चाहिए। क्या चाहिए? रिंग चाहिए। और वो भी कैसे चाहिए? डायमंड की। तो इरशाद ने बोला मेरे तो सारे पैसे मैंने कहां लगा दिए? बिजनेस में लगा दिए। तो उसने बोला मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो इरशाद गए अपनी शॉप से 1 लाख रुपए लेके आए और 1 लाख रुपए से इन्होंने रिंग परचेस की और रिंग अपने गर्लफ्रेंड को दे दी। अब बताइए, 1 लाख रुपए इन्होंने बिजनेस से निकाल लिए फॉर पर्सनल यूज, फॉर प्राइवेट यूज। इसको कहा जाएगा ड्राइंग। इसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग बोला जाएगा, ठीक है।
तो द मनी और गुड्स और बोथ विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज के लिए नहीं निकाला पैसे, किस यूज के लिए निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा है, परचेस ऑफ कार फॉर गर्लफ्रेंड बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पैसा निकाल के गर्लफ्रेंड को कार दे दिया, और गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, यस, कोई भी कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है, एग्जैक्टली ठीक है। जैसे मान लीजिए एक शॉप था रेडीमेड गारमेंट्स का, शर्ट बिकते थे वहां पर, शर्ट, तो ऑनर ने बिजनेस से अपने लिए एक शर्ट ले लिया, तो ये शर्ट जो था, ये पैसे नहीं निकाले, उसने गुड्स निकाल लिया, इसको भी क्या बोला जाएगा, ड्राइंग बोला जाएगा। जो भी बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, दैट ऑल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग, कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। इन दो पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से रिप्लाई करिएगा, 5 सेकंड है आपके पास रिप्लाई करने के लिए, जल्दी से रिप्लाई करिए। जल्दी से रिप्लाई करिए। कैपिटल एंड ड्राइंग समझ में आ गया, ठीक है। यस, कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, डेफिनेटली। ठीक है। अब आते हैं थर्ड, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जिनको नहीं समझ में आया था वो फिर से सुन लें। बिजनेस ट्रांजैक्शन की हम बात करेंगे, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज एन एक्टिविटी। जैसे हम परचेस करते हैं, परचेस किया, सेल किया, रेंट पे किया, ये सारी चीजें क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी that affects financial position of the business, that affects financial position of the business and can be measured in terms of money। ध्यान देना कि जब कभी भी ट्रांजैक्शन की बात आएगी तो वो क्या होना चाहिए, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ट्रांजैक्शन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगा और उसका मेजरमेंट मनी में किया जा सकता है। जैसे हमने परचेस किया 5 लाख रुपए का, परचेस्ड गुड्स फॉर ₹5 lakh, दिस इज एन ट्रांजैक्शन, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेल किया, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। इवेंट is used to mean a happening, a result as a consequence of transaction or transactions. Due to the transactions, due to the consequence of the transaction or transactions, event happens। ठीक है, मतलब एक ऐसी घटना जो क्या हो जाए, जैसे आप पढ़ रहे हैं, दिस इज ट्रांजैक्शन, पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए, दैट विल बी एन इवेंट। ठीक है, प्रोसेस इज ट्रांजैक्शन एंड रिजल्ट निकल आए उसका कुछ, वो क्या है, इवेंट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, शॉपकीपर क्या है, गुड्स परचेस करता है 1.5 लाख रुपए का, सेल करता है 1,65,000 का, और शॉप का रेंट पे करता है 5,000 रुपए, और उसके पास अभी भी गुड्स कितना बचा हुआ है, 15,000 का गुड्स बचा हुआ है। ठीक है, तो गुड सोल्ड उसने कितना किया, 1,65,000। गुड्स इन हैंड कितना है उसके पास, 15,000, तो टोटल उसके पास कितना हुआ, 180, और उसने खर्चे कितने किया, 1,55,000, तो उसके पास प्रॉफिट कितना बचा, 25,000। ठीक है, तो 25,000 का प्रॉफिट आया, एक्टिविटी का रिजल्ट, ये रिजल्ट है, इज एन इवेंट। और इन्वेंट्री भी उसके पास कितना है, 15,000 का इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी क्या है, इवेंट है। और परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ रेंट, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शंस, बिकॉज दीज आर एक्टिविटीज। एंड देखो, एक्टिविटीज आर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर आउटकम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो जल्दी से रिप्लाई करिए, पूछिए मुझसे अगर डाउट है तो, और नहीं डाउट है तो भी जल्दी से रिप्लाई करिएगा। एक सवाल यहां पर पूछा, इफ द गुड्स विड्रॉन सो हाउ टू डू जर्नल एंट्री। ये हम जर्नल एंट्री में पढ़ेंगे, आप इसकी चिंता मत करिए, है ना। आपका नाम नहीं आ रहा है बहुत बड़ा, पता नहीं क्या आ रहा है, XYZ। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में हम पढ़ेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट।
बाकी लोग जल्दी से रिप्लाई करें। इवेंट इंक्लूड ओनली प्रॉफिट। देखो इवेंट में कुछ रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। देखो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, भगवान करे आप सारे लोग सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन कुछ लोग सेलेक्ट नहीं भी होंगे, तो वो भी तो इवेंट है। सिलेक्शन होना या ना होना दोनों इवेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन, हम डिस्कस करेंगे इसी फेज में आके, आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आगे चलते हैं। एसेट्स। नाउ एक टर्म आता है एसेट। अब एसेट्स क्या होते हैं, देखो एसेट्स आपके आसपास जो भी चीजें दिखती हैं, यस आई विल गो, इरशाद का कहना है सर गो स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, किसी भी प्रोसेस को जंप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो जिनको थोड़ा सा पहले आता है वो थोड़ा सा बियर करेंगे, है ना। यस ऑफ कोर्स, वीवो आप सही कह रहे हैं, एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी इज इवेंट। ओके, एसेट की बात करते हैं तो एसेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन। मतलब एसेट्स जिनकी कोई वैल्यू हो मतलब मार्केट में जिनको हम सेल करें तो कुछ हमें बदले में मिल जाए, जिनको कुछ सेल करके कुछ मिलेगा ही नहीं वो एसेट्स नहीं होंगे। दूसरा इकोनॉमिक रिसोर्सेस, मतलब वो हमें हमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में मदद करें, दूसरा इकोनॉमिक रिसोर्सेस, और यूजफुल हो कहां, ऑपरेशन में हमारे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स। मतलब एसेट्स या तो एक्वायर किए जाएंगे, एसेट्स आर वैल्यूएबल यानी जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेस यानी जो हमें बेनिफिट देंगे, और तीसरा यूजफुल है हमारे ऑपरेशन में, बिजनेस करने में। जैसे मान लीजिए कि मैं मेरे लिए एसेट की बात करूं तो लैपटॉप से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो लैपटॉप इज एन एसेट क्योंकि इसकी वैल्यू है, मार्केट में बेच दूंगा, बेनिफिट मिल रहा है मुझे। और तीसरा, मैं आपको पढ़ा पाने में सक्सेसफुल हो रहा हूं, तो लैपटॉप इज एन एसेट फॉर मी। ठीक है। एसेट्स ब्रॉडली दो तरह की होती हैं, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स। ध्यान देना, करेंट एसेट्स क्या होते हैं, ऐसी एसेट्स जो शॉर्ट पीरियड के लिए हैं हमारे बिजनेस में, कहां है, शॉर्ट पीरियड के लिए है, या फिर उनको एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उनको क्या बोला जाएगा, करंट एसेट्स बोला जाएगा। उनको क्या बोला जाएगा, करंट एसेट्स बोला जाएगा। जैसे समझो करंट एसेट में क्या आएगा, कैश, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट यानी बैंक में पैसा है, तो वो भी कैश के बराबर ही है, हमारा पैसा बैंक में रखा है। डेटर्स, डेटर यानी जिनको हमने गुड्स उधार बेचा, वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो क्या कहलाते हैं, डेटर। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एक सवाल आ रहा है कि व्हाट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, अभी बस आप 5 मिनट वेट करिए, आ जाएगा, ठीक है। स्टॉक यानी गुड्स हमारे पास बचा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो करंट एसेट का मतलब समझिए जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास है और जिनको हम कन्वर्ट कर लेंगे कैश में विद इन 1 ईयर, यानी विद इन 12 मंथ्स दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश और यूज्ड, उनका यूज भी कर लिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके करंट एसेट्स कहलाएंगे। नॉन करंट एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो होल्ड की जा रही है लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है, फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, और जिसमें हमारा इंटेंशन उनको सेल करने का नहीं है, उनको क्या बोला जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। मेरा सवाल आपसे ये है कि लैपटॉप में यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, वो करेंट एसेट है या नॉन करेंट एसेट, जल्दी से बताइए। लैपटॉप, मैं ये लैपटॉप बेचने के लिए खरीदा हूं क्या, मैं ये लैपटॉप बेचने के लिए खरीदा हूं क्या, नहीं, बेचने के लिए नहीं खरीदा हूं, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए करूंगा और अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में यूज करूंगा, तो ये मेरे लिए क्या होगा, नॉन करेंट एसेट, ठीक है।
अगर एक बात बता, और शॉपकीपर है मान लो, उसने लैपटॉप की शॉप है, लैपटॉप का शोरूम है, उसने लैपटॉप खरीदे हैं 1000 लैपटॉप, तो ये 1000 लैपटॉप उसके लिए क्या होगा, करंट एसेट होगा कि नॉन करंट एसेट? जल्दी से बताइए, करंट एसेट होगा कि नॉन करंट एसेट? इट मे बी बोथ, नहीं करंट होगा। क्यों? क्योंकि उसने शॉर्ट पीरियड में वो क्या करेगा, बेच देगा इसको। यस, ये स्टॉक है, ये नॉन करंट एसेट में आएगा, तो आप किसी को रटेंगे नहीं, ठीक है? ओके फाइन, अब मुझे लगता है आप समझ गए हैं, ठीक है? अब आगे आते हैं, नॉन करंट एसेट्स के दो पार्ट हैं, जो सवाल अभी कर रहे थे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ठीक है? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ठीक है? अब टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल का मतलब होता है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिनको देखा जा सके, जिनको हम टच कर सके, दोज एसेट्स आर टेंजिबल इन नेचर। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मशीनरी वी कैन टच, ठीक है? लेकिन इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स आर लाइक लव, वी कैन नॉट टच इट, विच वी लव हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट वी कैन फील इट, ठीक है ना? तो intangible assets, those assets which have no physical existence and can be felt by operation। समझिएगा यहां पर। yes of course, first is goodwill। goodwill is reputation, goodwill means reputation of business। आपके सिटी में, हर एक सिटी में ऐसी शॉप होती है जहां से आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस फर्म की क्या होती है, रेप्यूटेशन होती है। तो गुडविल इज रेप्यूटेशन। सेकेंड वन, पेटेंट। जैसे अभी कोरोना के वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है ना, तो जो भी कंपनी पहले वैक्सीन बना लेगी, वो क्या करेगी, वैक्सीन को अपने नाम से पेटेंट करा लेगी, और जो कभी भी वैक्सीन बनाएगा उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो ये पेटेंट भी क्या हो जाएगा, एक इंटेंजिबल एसेट। तीसरा, ट्रेडमार्क, ठीक है? ट्रेडमार्क यानी ऐसा नाम, ऐसा सिंबल जिसकी वजह से, जैसे नाइकी, NIKE, नाइकी का साइन ऐसे होता है, ट्रू जैसा बना हुआ रहता है। तो ये क्या है, ट्रेडमार्क। ऐसा साइन कोई भी दूसरा यूज नहीं कर सकता, इट इज एसेट फॉर द नाइकी। जैसे रिवॉक का हो गया, ठीक है? सो गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस फर्म, पेटेंट इज राइट एंड ट्रेडमार्क इज ऑल्सो अ राइट, ठीक है? तो इंटेंजिबल एसेट्स को हम छू नहीं सकते, टेंजिबल एसेट्स को टच किया जा सकता है। जो पूछ रहे थे टेंजिबल और इनटेंजिबल, आप मुझे बताएं कि क्या आपका डाउट क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट का भैया ऐसी एसेट जिनको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल, एंड विल बी होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। जैसे मशीन मैंने खरीदा, मशीन क्या हम रोज बेचने के लिए खरीद रहे हैं? नहीं। बिल्डिंग क्या रोज बेचने के लिए खरीदते हैं? नहीं। ये सारी चीजें आएंगी। ओके, यस इट इज इजी। नाउ इट कम्स टू लाइबिलिटीज। एसेट का उल्टा होता है लाइबिलिटीज। एसेट्स आर द रिसोर्सेस, एसेट्स आर द रिसोर्सेस जो आपको बेनिफिट देंगे। लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर, जिसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन फ्यूचर, वो क्या होगा, लाइबिलिटी, ठीक है? यस, व्हाट वी ओ, यस। कैसे? मान लो मैंने उधार गुड्स परचेस किया, क्रेडिट पर गुड्स परचेस किया 5 लाख का। आज गुड्स परचेस किया, बट आफ्टर सम टाइम आई हैव टू पे
this 5 lakh. So the creditors will be known as my liability. The creditors will be known as my liability. Yes, if I have taken loan from the bank, तो बैंक से लोन आज लिया लेकिन उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर सम टाइम, तो इसको क्या बोला जाएगा? लाइबिलिटी बोला जाएगा. ठीक है. नाउ लाइबिलिटीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. करेंट लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज जिनको हमें पे करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स में हमें पे करना है. दोज लाइबिलिटीज विल बी नोन एज करंट लाइबिलिटीज. एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज are those liabilities or obligations which are payable after period of 1 year, like bank loan, debentures. Any kind of liability, if you are going to pay within 12 month, within 12 month, that will be treated as current liability. And if any liability which you are going to pay after 12 month, that will be treated as non current liability. किसी को कोई डाउट है जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए मुझे. जल्दी से रिप्लाई करिए, सारे लोगों को कोई डाउट है. मोहम्मद सलीम, पेटेंट क्या? पेटेंट, व्हाट पेटेंट? मतलब पेटेंट में आपको डाउट है, मैं पेटेंट रिपीट करूं, क्या चाहते हैं आप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड बॉन्ड? ओके इरशाद, सारी चीजें ऐसे रिपीट करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा. आपको यूट्यूब के थ्रू भी मिल जाएगा ना आपके क्लास अगर वो. देखो भैया, डिवेंचर्स आर इशूड बाय पब्लिक कंपनीज and when the government issues the debenture they are known as bonds. एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिवेंचर एंड बॉन्ड? देखो डिफरेंस क्या होता है. एनी डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय पब्लिक कंपनी इज नोन एज डिवेंचर. ठीक है. एंड व्हेन द गवर्नमेंट कंपनी इशू अ डिवेंचर इट इज नोन एज बॉन्ड. मीनिंग ऑफ पेटेंट, मीनिंग ऑफ पेटेंट, पेटेंट इज अ राइट. ठीक है ना. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोरोना का वैक्सीन बना लिया आपने, तो आप क्या करेंगे? उसको पेटेंट करा लेंगे, तो नो वन कैन कॉपी दैट फॉर्मूला. अगर किसी को फॉर्मूला चाहिए, अगर किसी को फॉर्मूला चाहिए तो फिर क्या होगा? आप से परमिशन लेनी पड़ेगी और बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे. आगे चलते हैं. रेसिप्ट्स. ठीक है. रेसिप्ट्स का मतलब होता है, रेसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एसेट. ठीक है. मतलब ऐसा पैसा जो आपको या तो मिल गया है या मिलने वाला है, दैट विल बी नोन एज रेसिप्ट. ठीक है. ओके. अब रेसिप्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू रेसिप्ट्स एंड कैपिटल रेसिप्ट. रेवेन्यू रेसिप्ट का मतलब ऐसा रेसिप्ट होता है विच आर ऑकर्ड बाय अ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. जैसे आपका शॉप है, आपने सेल किया, तो सेल कहां पर आएगा? सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट. आप यहां पर कहां पर आएगा? जो सेल से पैसा मिलेगा या मिलने वाला है, दैट विल कम अंडर रेवेन्यू रेसिप्ट. ठीक है. आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा आएगा उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रेसिप्ट. ठीक है. बट कैपिटल रेसिप्ट्स आर अदर देन रेवेन्यू रेसिप्ट्स. जैसे मान लीजिए आपकी मशीन थी, ये मशीन आपने बेच दी, सेल कर दी. ये मशीन सेल करके जो आपको पैसा मिला, आपका देखो एक समझना, आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है, मान लीजिए शॉप है आपका रेडीमेड गारमेंट्स की. तो आप जो कपड़े बेचते हैं, क्लॉथ्स बेचते हैं, ये जो क्लॉथ्स को सेल करके जो पैसा मिलेगा ये कहां पर आएगा? ये रेसिप्ट होगी रेवेन्यू रेसिप्ट. लेकिन मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा था, 4 साल का हो गया कंप्यूटर, आफ्टर 4 years यू हैव सोल्ड द कंप्यूटर, और कंप्यूटर बेचकर आपको मिला 5,000 रुपए.
ये 5,000 रुपए जो आपको रिसीव हुआ, ये क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रेसिप्ट बोलेंगे। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट से जो पैसा मिला उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल रेसिप्ट। जो बिजनेस, आपका बिजनेस थोड़ी था लैपटॉप कंप्यूटर बेचना, आपने उसको बेच के पैसे जो पाए उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल रेसिप्ट। ठीक है, कोई डाउट है इस पे, जल्दी से रिप्लाई करें, रेवेन्यू और कैपिटल पे रिप्लाई फास्ट प्लीज। ओके, नाउ expenses. Expenses means cost incurred by business earning revenue. रेवेन्यू सेल करने के लिए, ठीक है ना, जो कॉस्ट इनकर किया गया, जैसे वेजेस, रेंट, सैलरीज, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें की गई, इनको क्या बोला जाएगा, एक्सपेंस बोला जाएगा। इनको क्या बोला जाएगा, एक्सपेंस बोला जाएगा। अब एक टर्म आता है एक्सपेंडिचर, ये क्या है समझना। स्पेंडिंग ऑफ मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस जो है ये क्या है, कॉस्ट है। दीज ऑल आर कॉस्ट टू द बिजनेस। बट एक्सपेंडिचर से आपका एसेट भी जनरेट हो सकता है, गुड्स भी जनरेट हो सकता है, सर्विसेज भी जनरेट हो सकता है। इसको क्या बोला जाएगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, कॉस्ट एंड एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर में एक बेसिक डिफरेंस है। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर is incurred for acquiring assets, goods और services. मैंने रिक्वेस्ट की आप सभी से कि आप अपना कैमरा ऑफ रखें। आप लोग लेट के भी पढ़ते रहते हैं, तो आप जिस सिचुएशन में, डिफरेंस बिटवीन बताया तो ना यार। एक्सपेंस से कोई एसेट नहीं बनेगी, एक्सपेंस से कोई एसेट नहीं बनेगी, लेकिन एक्सपेंडिचर से एसेट बन जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब सुनिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज अमाउंट स्पेंट ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that used during an accounting period is called as revenue expenditure. ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार किए जाएंगे, जैसे आपकी शॉप है तो आप बार बार सेल परचेस करेंगे गुड्स सेल करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा। जैसे आपने मशीन खरीद ली, तो परचेस ऑफ मशीनरी, मशीन आज खरीदी लेकिन मशीन 5 साल तक चलेगी, तो मशीन का बेनिफिट यू विल गेट इन 5 years, 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जब आप देखो गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट इसी साल तक मिलेगा। किसी भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अगर 1 साल तक मिले तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी अकाउंटिंग पीरियड में ही बेनिफिट खत्म। और अगर किसी भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिले, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जाहिर सी बात है, एसेट जब बनती है तो वो जल्दी खत्म नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म में काम आएगी। जैसे मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, 1 साल में नहीं, कई साल तक चलेगा। एंड थर्ड वन इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपकी एसेट नहीं बनाएगा लेकिन उसका बेनिफिट कई साल तक मिलेगा। जैसे आपकी नई शॉप थी, नई शॉप थी, आपने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सलमान खान को, और उसने 5 करोड़ रुपए चार्ज किए। कितने, 5 करोड़ रुपीस उसने चार्ज किए आपका एडवर्टाइज करने के लिए, ऐड करने के लिए। 1 साल सलमान खान से आपने ऐड कराया, अब आपकी शॉप का नाम हो गया, तो इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलेगा, लंबे टाइम पर मिलेगा। कोई एसेट नहीं जनरेट हुई, आपके यहां कोई एसेट नहीं बनी, लेकिन इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ आया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए। रॉ मटेरियल एक्वायर्ड फॉर बिजनेस पर्पस, इट इज एक्सपेंडिचर। डिस्कस करेंगे अभी, डोंट वरी, डिस्कस करेंगे, रेवेन्यू का मतलब डिस्कस करेंगे। सारी चीजें, सारे टर्म्स हैं, बट आप थोड़ा सा वेट करिए, है ना। ऑफ कोर्स आई विल शेयर, आई विल शेयर पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर डेफिनेटली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस क्या आएगा आपका? प्रॉफिट। रेवेन्यू मतलब आपको कितना, यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बात कर रहे हैं, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज से आपको कितना पैसा आया और उसमें एक्सपेंडिचर घटाएंगे, एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने सेल किया 10 लाख का और मेरा 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 परचेस था 7 लाख का, और भी खर्चे होते हैं लेकिन इतना ही अज्यूम करते हैं, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपीज। दिस इज माई प्रॉफिट। ठीक है, नाउ गेन क्या है? देखो, प्रॉफिट होता है आपकी ऑपरेशन से, रेगुलर एक्टिविटीज से, जो आपका बिजनेस है रेगुलर। लेकिन गेन जो होता है ये नॉन रेकरिंग प्रॉफिट होता है। नॉन रेकरिंग प्रॉफिट कैसा? जैसे मान लीजिए आपकी एसेट आपने बेच दी, आपकी एसेट आपने बेच दी, फिक्स एसेट बेच दी, तो ये क्या है? आपके लिए रोज का काम थोड़ी है एसेट बेचना, लेकिन फिर भी जैसे मान लो, समझो 1 लाख की आपने एसेट खरीदी थी, 2 साल आपने यूज किया, इसकी वैल्यू 60,000 बची थी। कितनी? 60,000 वैल्यू इसकी हो गई थी, आपने इसको 80,000 में बेच दिया, तो ये 20,000 का क्या हो गया? आपको गेन हो गया। क्या हो गया? गेन हो गया। ये आपका रूटीन बिजनेस से नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? गेन बोला जाएगा, नॉन रेकरिंग प्रॉफिट, जो कभी कभी होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ये प्रॉफिट और गेन में जिनको डिफरेंस में डाउट था वो बताएं जल्दी से। अब लॉस क्या है भैया? जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएं और रेवेन्यू कम तो लॉस बोलेंगे। एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएं एंड रेवेन्यू कम हो जाए तो क्या बोला जाएगा? लॉस बोला जाएगा। देखो, मेरा काम क्या है? पढ़ाना। ठीक है, टीचिंग। तो टीचिंग से जो मुझे, मान लो टीचिंग में मेरी रेवेन्यू, मुझे फीस मिलती है 1 लाख रुपए, और मेरे कॉस्ट आते हैं, मान लो मैं रेंट लेके, मतलब रेंट पे पढ़ाता हूं, तो एक मैंने कोचिंग सेंटर रेंट पे लिया हुआ है, तो उसमें मान लो 60,000 का रेंट आया, तो ये मेरा 40,000 जो हुआ ये होगा मेरा प्रॉफिट। ये क्या है? मेरा प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन मान लो मेरी कोचिंग में क्या था? डेस्क थी जिस पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, वो डेस्क मैंने बेच दी, 10,000 की खरीदी थी मैंने डेस्क, और वो डेस्क मैंने बेच दी 12,000 में। तो ये जो 2,000 रुपए ज्यादा मिले मुझे, ये मेरा क्या है? होगा, ये मेरा गेन कहलाएगा। ये मेरा क्या होगा? गेन होगा। ठीक है, तो ये मेरी रूटीन एक्टिविटी, मेरा काम क्या है? टीचिंग। रेगुलर एक्टिविटी से जो फायदा होगा उसको प्रॉफिट बोलेंगे, और गेन नॉन रेगुलर, मेरा काम डेस्क बेचना नहीं था फिर भी मैंने बेच दिया, तो उसमें 2,000 रुपए जो मुझे ज्यादा मिले वो कहलाएंगे मेरे गेन। आई होप आपको अब क्लियर होगा। हाँ, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लॉस क्या होता है? मान लो कि आपका सेल हुआ 1 लाख का, लेकिन आपके कॉस्ट आ गए, एक्सपेंसेस आ गए 1,20,000, तो भैया आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, तो 20,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो व्हेन योर एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन योर रेवेन्यूज, तो इसको क्या बोला जाएगा? लॉस बोला जाएगा। ठीक है, नाउ गुड्स। व्हाट इज गुड्स? व्हाट आर गुड्स? देखो, गुड्स क्या होता है? ऐसे आइटम्स जिनको परचेस किया गया है फॉर द सेक ऑफ रीसेल। ठीक है, जिनको बेचने के लिए खरीदा गया है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है गुड्स। उनको क्या कहते हैं हम? गुड्स कहते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक लैपटॉप शॉप पर लैपटॉप क्यों खरीदे जाते हैं, वो ओनर क्यों खरीदता है लैपटॉप, बेचने के लिए। तो लैपटॉप उसने किस लिए खरीदा, रीसेल के लिए खरीदा, तो लैपटॉप विल बी नोन एज गुड्स। लेकिन मैंने लैपटॉप क्यों खरीदा है, मैंने लैपटॉप अपने ऑफिस वर्क के लिए खरीदा है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए होगा एसेट। डाउट है किसी को कोई, जल्दी से पूछिए, जल्दी से पूछिए, आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।